हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना अगला चैप्टर है, इसमें ये है स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ओवरऑल फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें डील कर रखी हैं। इसमें एक तो आपका बता रखा है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें एनिमल से रिलेटेड जो भी फूड कंजम्पशन हम करते हैं उनका बता रखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, क्या क्या तरीके फॉलो करेंगे सो दैट उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, उनसे जो जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं फूड के फॉर्म में। दूसरा इसमें बता रखा है प्लांट ब्रीडिंग का, कि प्लांट से रिलेटेड क्या क्या टेक्निक्स लाएं जिससे प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए, प्रोडक्शन बढ़ने लग जाए। फिर एक केस बता रखा है सिंगल सेल प्रोटीन का और एक टिश्यू कल्चर का। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं। टिश्यू कल्चर इसमें एक टेक्निक है। तो इसमें जो आपका एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है ये आपको पढ़ना है जूलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसमें शुरू में यही मेंशन कर रखा है। तो कह रहा है स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन की ओवरऑल बढ़ाने के लिए क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो कह रहा है विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज ए मेजर नेसेसिटी, कि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पूरे वर्ल्ड की, तो क्या करना पड़ेगा, फूड की प्रोडक्शन है वो भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, बढ़ेगी, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कैसे कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री, कि एनिमल से रिलेटेड जो भी केयरिंग है, पशुपालन लगभग जो है उसमें, एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव ए मेजर रोल इन आवर एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो एक तो एनिमल हस्बेंड्री में बायोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, दूसरे प्लांट ब्रीडिंग में करेंगे, सो दैट ओवरऑल प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए, उसमें हम गेन कर पाएँ कुछ। फिर कह रहा है इसके साथ साथ सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production। ठीक है, कह रहा है तो जैसे प्लांट एनिमल से रिलेटेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होती है, MOET। ठीक है, तो वो भी यूज़ करते हैं। प्लांट से रिलेटेड टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है, उनको भी यूज़ करते हैं, उनका भी यूज़ है काफ़ी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, तो जिसमें आप जूलॉजी वाले पार्ट में ये वाली पढ़ोगे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, MOET है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब मेन चालू होता है इसमें आपका जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है। तो कह रहा है एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब जो पशुपालन है, तो उनको, उनकी ब्रीडिंग देखना, उनको रेजिंग करना, उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए, तो उनकी एग्रीकल्चर क्या बोली जा रही है, एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर कह रहा है सच इट इज़ ए वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इट इज़ एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। और अब ये एक तरह से डेफिनेशन है, एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक जो भी पशुपालन में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बफेलो, काऊ, पिग, हॉर्स, कैटल, सिप, कैमल, गोट, इन सब की क्या करना, केयर करना, ब्रीडिंग करना, दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। तो उन लाइव स्टॉक्स की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना जो जो ह्यूमंस के बेनिफिट में है, जिससे ह्यूमन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करता है, तो वो उनकी केयरिंग एंड ब्रीडिंग से रिलेटेड है एनिमल हस्बेंड्री। फिर कह रहा है एक्सटेंडेड, कि इन सब से रिलेटेड तो है ही, और एक्सटेंड कर दो तो एनिमल हस्बेंड्री क्या भी इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड पोल्यूट्री फार्मिंग। तो पोल्यूट्री फार्मिंग जो है, एंड फिशरीज, फिशरीज वाली जो प्रैक्टिस है जो हम एक्वाकल्चर से रिलेटेड करते हैं, वाटर कंडीशन में जो भी कल्चरिंग रेयरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी फिशरीज में आती हैं। और पोल्यूट्री फार्मिंग में पोल्यूट्री बर्ड से रिलेटेड जो भी कल्चरिंग है, तो वो भी एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूडेड है। फिर कह रहा है फिशरीज में जैसे क्या बोलोगे, किसको इंक्लूड करोगे, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग, किनकी, ऑफ फिशेज, मोलस्क, सेल फिशेज, एंड क्रस्टेशियंस, ये इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस, प्रोन एंड क्रैब। तो ये जो जो पानी में, वाटर कंडीशन में कल्चरिंग प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं, रियर करना, उनको वहाँ पे ग्रो कराना, कैच करना, और फिर उनको सेलिंग करना, फिशेज वगैरह की, मोलस्क की, सेल फिशेज की, और क्रस्टेशियंस, प्रोन एंड क्रैब की,
तो ओवरऑल ये सब की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है मिल के वो क्या बोली जाती है, फिशरीज बोली जाती है। में ओनली फिशेज नहीं है, कौन भी आएगा वाटर कंडीशन में ग्रो करने के लिए जो और भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, जैसे मोलस्क में सेलफिश होती है और इंसेक्ट्स के अंदर क्रस्टेशियंस होते हैं, प्रॉन, क्रैब, उनकी कल्चरिंग भी फिशरीज के अंदर इंक्लूड रहती है जो वाटर कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर कह रहा है सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल्स लाइक बीज, सिल्क वॉर्म, प्रॉन, क्रैब, फिशेज, बर्ड्स, पिग, कैटल, शिप एंड कैमल्स हैव बीन यूज बाई ह्यूमंस। ह्यूमंस इनको कभी से यूज कर रहा है, क्यों? फॉर प्रोडक्ट लाइक, अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, लाइक मिल्क, एग, मीट, वुल, सिल्क, हनी, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमंस इनका कभी से ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक पैराग्राफ ये बता रखा है। जैसे सबसे पहले तो बता रखा है क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई, क्योंकि इन ओवरऑल पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए जो फूड सपोर्ट चाहिए उसके लिए फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, एनहेंसमेंट करना पड़ेगा। और इसको बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री में और प्लांट ब्रीडिंग में बेसिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उनके अलावा आज के टाइम पे कुछ एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं, उनका भी यूज़ करते हैं ओवरऑल फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी आ गई है, टिश्यू कल्चर आ गया है, उनसे और ज़्यादा थोड़ा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर एनिमल हस्बेंड्री में कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री किसकी कल्चर प्रैक्टिस है, लाइव स्टॉक्स की, पशुपालन जो करते हैं वो सारा किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। और एनिमल हस्बेंड्री में हम केयर एंड ब्रीडिंग देखेंगे किसकी, लाइव स्टॉक्स की, जो भी हैं लाइक बफेलो, कैटल्स वगैरह हैं, बफेलो, काऊ, पिग, हॉर्स, कैटल, शिप, कैमल्स, इन सब की देखेंगे क्योंकि वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल है। और इसमें कौन भी एक्सटेंडेड है एनिमल हस्बेंड्री में ही, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, ये भी इसी में इंक्लूडेड है। और फिशरीज में क्या होता है, क्या करते हैं, रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिशेज, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस, उनका यूज कर रहे हैं। फिर एक फैक्ट बेस बता रखी है लाइन कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, कि पूरे वर्ल्ड की जो 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन है, वो कहाँ पे है, इज़ इन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना में ही है। बट कह रहा है हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज़ ओनली 25%, कि भाई पूरे वर्ल्ड की जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो 70% तो कहाँ है, इंडिया और चाइना के अंदर ही है। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की जो इन फार्मिंग से प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं, वो इंडिया और चाइना से बस कितना ही है, 25%। यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है हमारे यहाँ कैटल्स की इंडिया में, चाइना में, वो क्या है, कम है। दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो, कि अपने कैटल्स का जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी से हम उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर, तो जो बेसिक हमें पता है कन्वेंशनल तरीके आते हैं एनिमल ब्रीडिंग के, केयर के, उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, न्यूअर टेक्नोलॉजी आल्सो हैव टू बी अप्लाइड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी, सो दैट हम क्या कर पाएँ, इम्प्रूवमेंट कर पाएँ किसके अंदर, क्वालिटी के अंदर भी, ब्रीड की क्वालिटी भी अच्छी कर पाएँ, ऐसी ब्रीड बना पाएँ जो ज़्यादा, जैसे भाई मिल्क से रिलेटेड देखें तो ऐसी ब्रीड पाएँ जो पर लैक्टेशन में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हो, ऐसी ब्रीड लेके आएँ, ऐसी नस्ल लेके आएँ, तो ये उसकी क्वालिटी आपने ब्रीड की इंक्रीज कर दी। दूसरा, प्रोडक्टिविटी भी उसकी ओवरऑल अच्छी मिले, कि वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोड्यूस करे, वो डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, तो ऐसी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं, स्ट्रेटेजी आ रही हैं, वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद कह रहा है अब इसमें दो टेक्निक्स पहले बता रखे हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल, कि ओवरऑल फार्म्स की कैसे मैनेजमेंट करनी है, फार्म्स एनिमल्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, सो दैट उनकी प्रोडक्शन थोड़ी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो कह रहा है प्रोफेशनल अप्रोच जो होती है टू व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनली प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव्स दी मच नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं कि अगर प्रोफेशनल अप्रोच अगर हम फॉलो करें, एक तरीके से फॉलो करें, तो हो सकता है उनकी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो कह रहे लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड इन वेरियस एनिमल फार्म सिस्टम, तो जो अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें दो बता रखे हैं, एक डेयरी फार्म मैनेजमेंट बता रखा है, एक पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट बता रखा है। तो दोनों अच्छे से याद करने हैं, इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कई जो पूछते हैं। तो पहला है डेयरी फार्म मैनेजमेंट।
डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ये उन फार्म्स की मैनेजमेंट कह रहा है जिनमें हम डेयरी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, लाइक मिल्क ऑब्टेन करते हैं या मिल्क से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, बटर चीज़ बन रही है, वो अलग अलग चीज़ें जो ऑब्टेन कर रहे हैं वो डेयरी फार्म से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं डेयरी फार्म को मैनेज कैसे करेंगे सो दैट प्रोडक्शन बढ़ जाए, कि डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, क्यों, फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, तो उन हम ऐसे एनिमल्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं जो हमें क्या देते हो, मिल्क और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट देते हो। तो उन एनिमल्स की मैनेजमेंट किसके अंडर को आती है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर को आती है, डेयरिंग बोलते हैं। फिर कह रहा है कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए डेयरी, डेयरी में कौन से मिलेंगे, तो कैटल्स मिलेंगे उसके अंदर, काऊ बफेलो ये सब मिलेंगे उसके अंदर। फिर कह रहा व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दैट हैव बीन मेड विद मिल्क फ्रॉम ए डेयरी फार्म, डेयरी फार्म से जो मिल्क मिला उससे आप क्या क्या प्रोडक्ट, तो मिल्क से रिलेटेड तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, और ये भी बना रहे हैं, बटर वगैरह बना रहे हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट उससे डेयरी फार्म मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। अब यहाँ से मेन पैराग्राफ चालू होता है कि इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या करते हैं, वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, कौन से प्रोसेस कौन से सिस्टम्स, दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। यील्ड मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन जो है, अमाउंट जो है, कि ओवरऑल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, अमाउंट भी बढ़ जाए मिल्क प्रोडक्शन, और वो जो मिल्क बने उसकी क्वालिटी भी क्या हो, पहले के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी हो, मिल्क क्वालिटी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है मिल्क की वो ज़्यादा अच्छी हो, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो ये है कि मेन डेयरी फार्म मैनेजमेंट से हम क्या चाहते हैं, एक तो यील्ड इंक्रीज हो जाए, प्लस जो यील्ड आ भी रही है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये दोनों चाहते हैं। अब मिल्क यील्ड, कि मिल्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड, कि आपकी नस्ल कौन सी है, पर्टिकुलर कैटल की नस्ल कौन सी है, क्वालिटी ब्रीड कौन सी है। तो मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, कौन सी ब्रीड की, मान लो बफेलो है तो कौन सी ब्रीड की है, उस पर डिपेंड करेगा कितनी मिल्क प्रोडक्शन होएगी। फिर सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, अब हम गुड ब्रीड कौन सी है वो कैसे पता लगाएंगे, तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड जिसके पास क्या हो, हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस कंडीशन में जो हाई यील्डिंग पोटेंशियल जिसका हो, जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सके पर लैक्टेशन में, वो आपकी क्या बोली जाएगी, गुड ब्रीड बोली जाएगी। तो एक तो वो उसको बोलो गुड ब्रीड जिसकी हाई यील्डिंग पोटेंशियल है, दूसरा कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा उसके अंदर क्या करेक्टर होना चाहिए कि डिजीज रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस ब्रीड के अंदर, कि जल्दी से उसमें डिजीज वाली कंडीशन अराइज नहीं होती, वो लंबे टाइम तक मिल्क लैक्टेशन कर सकती है। तो गुड ब्रीड सेलेक्ट करने के दो प्रोसीजर हैं, दो तरीके होने चाहिए, दो बातें होनी चाहिए उसमें, एक तो हाई यील्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए अब ब्रीड का, दूसरा वो किससे कंबाइन होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए वो। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो मिल्क यील्ड आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपने क्या चेक किया है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ ब्रीड अच्छा सेलेक्ट किया है जो आपके पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर सकता है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लग जाएगी। फिर कह रहा है फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि वह कह रहा है भाई आप हाई यील्डिंग पोटेंशियल वाली कैटल लेके आए हो, ब्रीड लेके आए हो, लेकिन और भी साथ साथ उसका यील्ड पोटेंशियल किससे अफेक्ट कर सकता है, वेल लुक्ड आफ्टर, कि अगर आप उसका ठीक से ध्यान रखोगे, वो कहाँ जहाँ रह रही है, जहाँ उसको हाउस कर रखा है आपने, उसको एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एडिक्वेट न्यूट्रिशन का फूड, वो सब अगर एडिक्वेट ठीक से प्रोवाइड करेंगे तो भी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, आप हम अच्छी ब्रीड लेके आ रहे हैं, अच्छी नस्ल की कैटल लेके आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम उसकी अच्छी नहीं कर रहे, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको, प्रॉपर फूड वाटर कंडीशन उसको ठीक से नहीं मिल रही, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह उसके सूटेबल नहीं है, तो भी उसका पोटेंशियल है, यील्डिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो होना ही चाहिए कि ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, हाई यील्डिंग ब्रीड होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन उसका मैनेजमेंट है, जो फार्म मैनेजमेंट है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है क्या क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, कि उनको अच्छे से हाइजीन वाली कंडीशन में रखना चाहिए, शुड हैव एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए, एंड टू बी मेंटेन डिजीज़ फ्री, और वहाँ की कंडीशन डिजीज़ फ्री मेंटेन रखनी चाहिए।
तो अगर ये उसके साथ में ब्रीड अच्छी है प्लस ये चीज़ें और फॉलो करेंगे तो हो सकता है जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। फिर जो फीडिंग है, वो फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको फीड दे रहे हैं। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर। फीडिंग भी साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फोडर, कि फोडर जो भी उसको चारा दे रहे हैं उसकी कितनी क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है उसकी, प्लस कितनी क्वांटिटी है, वो भी एक साइंटिफिक मैनर में देनी चाहिए कि पर्टिकुलर फोडर में फोडर इतना परसेंट ये होना चाहिए, इतना परसेंट चीज़ें ये होनी चाहिए। तो वो भी साइंटिफिक मैनर में फीडिंग करें, डिजीज़ फ्री कंडीशन मेंटेन करके दें, एडिक्वेट वाटर सप्लाई दें, हाउसिंग उसकी अच्छी करके दें। तो अगर ये सारी चीज़ें करके देंगे और ऐसी ब्रीड ले आए जिसकी हाई यील्डिंग पोटेंशियल है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, तो चांस है पूरा कि आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, मिल्क यील्ड है, वो हाई मिलेगी, इंक्रीज यील्ड मिलेगी, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ मिल्क भी आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो एक तो है कि ओवरऑल एनिमल्स की क्या करेक्टर होने चाहिए, गुड ब्रीड होनी चाहिए जिसमें ये करेक्टर होने चाहिए, हाई यील्डिंग प्लस डिजीज रेजिस्टेंट। बट साथ साथ जो फार्म की ओवरऑल मैनेजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके अंदर। फिर कह रहा है बिसाइड स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस एंड हाइजीन बोथ ऑफ कैटल एंड हैंडलर आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। की भाई ये तो है ही, क्लीनिनेस का, हाइजीन का ध्यान रखना है, कैटल की हाइजीन भी, उसकी क्लीनिनेस भी, साथ में जो हैंडल कर रहा है उसकी भी। बट और भी क्या करना पड़ेगा कि वाइल मिल्किंग, जब मिल्क को स्टोर करें, मिल्किंग कर रहे हैं या स्टोरेज कर रहे हैं या मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, तो क्लीननेस, हाइजीन, इन सब का भी एडिशनल ध्यान रखना पड़ेगा। और कह रहा है नाउ डे ऑफ कोर्स मच ऑफ दीज प्रोसेस हैव बिकम मैकेनाइज, कि आजकल तो ये मिल्किंग वाला प्रोसेस, स्टोर करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, ये सारा कैसा हो गया? मैकेनाइज हो गया है, ठीक है, मशीनों से होने लग रहा है। तो इसमें कम चांस रहते हैं कि आप डायरेक्ट हैंडलर जो है वो कॉन्टैक्ट में आए मिल्क के या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, तो उनकी हाइजीन आज के मशीनों से थोड़ी ज़्यादा अच्छी मेंटेन रह जाती है। तो मैकेनाइज होने का क्या फ़ायदा हुआ कि विच रिड्यूस चांस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द प्रोड्यूस विद दी हैंडलर। तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट आपने ऑब्टेन किया वो डायरेक्ट हैंडलर के इतने कॉन्टैक्ट में नहीं आता, क्योंकि ये सारे प्रोसेस मिल्किंग वाला, स्टोरेज वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, ये सारा मैकेनाइज हो गया आजकल ज़्यादा, ठीक है, मशीनें इसमें यूज होने लग गई हैं आजकल। फिर कह रहा है इंश्योरिंग दीज स्ट्रिंजेंट मेजर्स, तो ये जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं वुड ऑफ कोर्स रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शंस, कि इनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस भी होनी चाहिए कि ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। विद प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड भी रखना चाहिए कि कौन सी ब्रीड कितना प्रोडक्शन कर रही है, किस में डिजीज कंडीशन आने के चांस दिख रहे हैं, वो सब होना चाहिए। इट वुड आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इससे हम प्रॉब्लम्स को अगर टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे फार्म का, तो पता रहेगा कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो जल्दी उनको डील कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। और एक क्या भी नेसेसरी है कंडीशन, रेगुलर विजिट बाय ए वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। तो जो वेटनरी डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनकी विजिट भी एक मैंडेटरी है, सो दैट वो बता पाएँ कि पर्टिकुलर कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं आ रही है, क्यों मिल्क प्रोडक्शन किसी का कम हो रहा है, पर्टिकुलर कैटल का, किसी को फीड क्वांटिटी पूरी नहीं मिल रही हो, तो वो एक अच्छे तरीके से मैनेज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट में यही था। तो इसमें पहली लाइन याद करनी है कि डेयरिंग क्या होता है? मैनेजमेंट करना है एनिमल्स का। क्यों? क्योंकि हम उनसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं। फिर इन सब को करने के लिए डेयरी मैनेजमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या करना है? यील्ड इंक्रीज करनी है और क्वालिटी ऑफ मिल्क भी इम्प्रूव करनी है। तो यील्ड इंक्रीज करने के लिए, मिल्क यील्ड इंक्रीज करने के लिए हमें किसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? क्वालिटी ऑफ ब्रीड, कि हम ऐसी ब्रीड लेके आएँ जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हो। तो गुड ब्रीड कैसे सेलेक्ट करेंगे? कौन सी होगी गुड ब्रीड? जिसका यील्डिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा और डिजीज रेजिस्टेंट होगी, जो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। साथ में हमें फार्म्स की भी कुछ कंडीशन है जो देखनी पड़ेंगी, कि उनको हाउस वेल्ड करना पड़ेगा, एडिक्वेट वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, डिजीज फ्री कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वेटनरी डॉक्टर की विजिट रेगुलर करानी पड़ेगी, सो दैट वो अच्छा हो जाए। अब भाई मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? जो मिल्किंग का प्रोसेस है, मिल्क ऑब्टेन करने वाला प्रोसेस है, स्टोरेज वाला प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट वाला है, उसमें भी क्या रखना पड़ेगा? हाइजीन रखनी पड़ेगी। कि मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट को बेकार कर दे रहे हैं, तो भी उसका जो वैल्यू है, ओवरऑल मार्केट वैल्यू वगैरह, वो कम हो जाएगा। तो क्लीनिनेस भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और आजकल इन सब में क्या हो गया है? मैकेनाइज हो गया है ये वाला प्रोसेस, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का, तो कम चांस होता है कि हैंडलर डायरेक्ट उन प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है।
तो ये सारे स्ट्रिंजेंट मेजर तो फॉलो करने पड़ेंगे, साथ साथ में वेटनरी डॉक्टर की विजिट भी करानी पड़ेगी। तो वगैरह यू वुड प्रोबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ़ यू वर टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनेयर और ऑन डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ डेयरी कीपिंग, कि उस पर क्वेश्चनेयर तैयार करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक पैराग्राफ दे रखा है पोल्यूट्री फार्म मैनेजमेंट्स का, कि डेयरी फार्म्स में तो मिल्क वाले ऑब्टेन कर रहे थे, पोल्यूट्री फार्म में जो पोल्यूट्री बर्ड्स हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं उनको, क्यों उनकी फार्मिंग करते हैं, या तो उनसे मीट ऑब्टेन करना है या फिर उनके एग ऑब्टेन करने हैं, इसलिए उनकी करते हैं मैनेजमेंट। तो कह रहा है पोल्यूट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज फॉर, या तो फूड के लिए यानी कि मीट की फॉर्म में, और फॉर देयर एग्स। तो दो रीजन से हम उनकी फार्मिंग करते हैं। तो पोल्यूट्री बर्ड्स की अगर मीट के लिए कर रहे हैं फूड के, तो उनको क्या बोलेंगे, ब्रोइलर्स। और एग प्रोडक्शन के लिए पोल्यूट्री बर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, लेयर्स। ठीक है, तो लेयर्स में जिसकी एग कंज्यूम करते हैं हम, एग ऑब्टेन करते हैं, होते हैं वाइट लेग हॉर्न। तो पोल्यूट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स बर्ड्स यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, उनके लिए उनका यूज करते हैं। और टिपिकली इसमें कौन कौन आता है पोल्यूट्री फार्मिंग में, कि किन किन की फार्मिंग, चिकन, डक एंड सम टाइम टर्की एंड गीज, इनकी भी करते हैं। मेनली तो किसकी करते हैं, चिकन की करते हैं या फिर थोड़ा बहुत डक की करेंगे, बट सम टाइम पोल्यूट्री किसकी भी करते हैं, पोल्यूट्री फार्मिंग टर्की और गीज बर्ड की भी करते हैं, इनकी भी करते हैं। और कह रहे द वर्ड पोल्यूट्री इज ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, कि मेनली तो पोल्यूट्री का मतलब होता है इनका मीट ही ऑब्टेन करना चाहते हैं, बट जो जर्नल सेंस में होता है, बट इट इज़ ए मोर जनरल सेंस, इट मे रेफर टू मीट ऑफ अदर बर्ड्स। तो मेनली तो इन चार बर्ड्स के लिए, मेनली चिकन डक के लिए ही है, लेकिन हम किसी और को भी कल्चरिंग अगर कर रहे हैं बर्ड्स की मीट के लिए, तो उसको भी पोल्यूट्री में जनरल सेंस में इंक्लूड कर देते हैं। मेनली तो ये चार ही आते हैं। फिर अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का, कि पोल्यूट्री फार्म मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है, कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी सो दैट आपका पोल्यूट्री फार्म मैनेज हो जाए, प्रोडक्शन उसकी अच्छी आए। तो कंपोनेंट हैं ये उसके 4, तो ये 2 मार्क्स में आ रहा था, 4 पॉइंट है, हाफ मार्क्स ईच। कह रहा है एज इन डेयरी फार्मिंग क्या क्या करना पड़ेगा पोल्यूट्री फार्मिंग में भी, सेलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स, कि आपको जो ब्रीड लानी है वो सूटेबल होनी चाहिए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्लस वो कैसी होनी चाहिए, डिजीज फ्री होनी चाहिए, तो ऐसी ब्रीड ऐसी नस्ल लेके आनी है। दूसरा, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, कि जो अपना फार्म है उसकी प्रॉपर और सेफ कंडीशन होनी चाहिए। तीसरा, प्रॉपर फीड एंड वाटर, तो उसके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, फीडिंग कंडीशन का, वाटर कंडीशन का, तीसरा पॉइंट। चौथा, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, कि उसकी हाइजीन, ओवरऑल हाइजीन होनी चाहिए, हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना चाहिए। आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्यूट्री फार्म मैनेजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके, पोल्यूट्री फार्म के मैनेजमेंट के। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, दूसरा प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए, तीसरा प्रॉपर फीड वाटर मिलना चाहिए उसको, चौथा हेल्थ हाइजीन एंड हेल्थ केयर उसका रेगुलर चेकअप करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, सो दैट उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फिर एक ये बता रखा है कि बर्ड फ्लू के बारे में बता रखा है, कह रहा है यू मे हैव सीन टीवी न्यूज़ एंड रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं बर्ड फ्लू, विच क्रिएट ए स्कैर इन द कंट्री। तो काफ़ी बर्ड्स की डेथ होने लग गई थी इंडिया में, एंड ड्रेस्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजम्पशन। ठीक है, तो ओवरऑल जो एग प्रोड्यूस हो रहा था, लोगों ने उनको खाना बंद कर दिया था, चिकन को खाना बंद कर दिया था, कि उनमें बर्ड फ्लू फैल रहा था बर्ड्स के अंदर, एवियन इन्फ्लुएंजा। कह रहा फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड डिस्कस वेदर द पैनिक रिएक्शन वाज जस्टिफाइड और हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्लू इन सम चिकन इफ सम चिकन्स आर अफेक्टेड। तो कह रहे ये क्यों हुआ था, कि बर्ड फ्लू वायरस होता है एक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, उसकी वजह से वो फैल रहा था, और इसको हम इसके स्प्रेड को कैसे रोक सकते थे, कि भाई जो चिकन अफेक्टेड हो गए हैं तो उनकी हम क्या करा दें, डेथ करा दें अगर, तो है चांस कि वो आगे उसमें फैलेगा नहीं। ठीक है, तो ये इतना पढ़ना है आपको अभी, जिसमें 2 केस पढ़ने हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्यूट्री फार्म मैनेजमेंट, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे फिर एनिमल ब्रीडिंग।